तो हेडलाइंस आपने देख ली, परिचय मैंने आपको मेहमानों से करा दिया, लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी शरद को जोड़ लूंगा ताकि आपको टोटल रिसर्च दे पाए कि 2024 के अंदर एक्चुअली में क्या हुआ और 2025 के अंदर कौन कौन से अहम ट्रिगर हैं। उसके बाद फिर अश्विंदर से बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर कि 2025 आपके लिए कितना बेहतर होने जा रहा है। शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। गुड और हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए आपकी रिसर्च क्या कहती है 2024 के अंदर रियल एस्टेट का, और 2025 के अंदर क्या हो सकता है, इसका कुछ एनालिसिस हमको करके बताइए। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट पे बात करें तो पिछले संवत से लेकर इस संवत तक जो है रियल एस्टेट मार्केट्स ने जो है बहुत एक अच्छा ग्रोथ दिखाया। स्पेशली अगर हम निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो लगभग 48% रिटर्न दिखाया गया है लास्ट संवत से इस संवत तक का। अब देखिए इसमें जो टॉप गेनर्स है उसमें सिग्नेचर ग्लोबल भी आता है, जहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गई है। आपके साउथ बेस्ड प्लेयर्स की बात करें तो उनमें भी जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है उनके स्टॉक के प्रदर्शन को लेके। लेकिन स्टॉक के प्रदर्शन के अलावा 2025 में रियल एस्टेट के निवेश में क्यों जो है अच्छाई देखने मिली, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, उस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ जो है रियल एस्टेट को भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देता है आगे जाते हुए। इसके अलावा ऑफ कोर्स महंगाई के लेके हेजिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तेज़ी की सुधार आ रही है तो उसका बेनिफिट जो है रियल एस्टेट कंपनीज को भी मिलता है। लंबे समय की अवधि के लिए अगर इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी हो तब भी रियल एस्टेट जो है भारत में आता है। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप 100 इन्वेस्टर्स को लेते हो भारत में तो 50 इन्वेस्टर्स अभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये आंकड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सरकार की पॉलिसी की सपोर्ट भी आ रही है, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लॉज आ रहे हैं, रेरा आया है, उसके कारण एक बहुत लिस्टेड प्लेयर्स को लेके, बड़े प्लेयर्स को लेके कंसोलिडेशन का बेनिफिट्स भी देखने मिला है। एंड ऑफ कोर्स आखिर में मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा, जहां पे सुधार बहुत अच्छी देखने मिली है और उसके कारण जो है रियल एस्टेट बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स सब में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। रियल एस्टेट सेक्टर की क्या उम्मीद है, अगर ग्रोथ आ रहा है तो एक्सपेक्टेशंस भी रहेगा, उस एक्सपेक्टेशंस को हम पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहला जो है इंफ्रा का जो दर्जा मिलना चाहिए, जो इंफ्रा स्टेटस होता है उससे बहुत बेनिफिट्स मिलता है। तो अगर वो इंफ्रा स्टेटस आ जाता है रियल एस्टेट का, तब जो है सेक्टर को एक अच्छी रिलीफ मिल सकती है। सिंगल विंडो क्लियरेंसेज, अगर बहुत सारे चीज़ होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं और उसमें अगर सिंगल वीडियो क्लियरेंस मिलता है तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। टेक्नोलॉजी का बढ़ावा मिले और ज़्यादा रहे और एक टाइप से सपोर्ट या गवर्नमेंट से आए टेक्नोलॉजी का, तो भी बिल्डर्स को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और डिमांड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ब्याज दर, अगर वो कम लेवल्स पे मिले तो वो बहुत अच्छी दिखती है। और याद रखिए अभी जो करंट मार्केट सिनारियो चल रहा है भारत का, वहाँ पे ब्याज दर कट होने का जो है अगले 2 से लेकर 4 महीने में एक बड़ा प्रोबेबिलिटी है आरबीआई के जरिए, और अभी भी रेट कट सिनारियो चल रहा है तो उसका बेनिफिट जो है आपको हाउसिंग फाइनेंस में भी मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में जो फ्यूचर के बारे में बताता है, और ये रिपोर्ट है क्रेडाई और लाइसेंस फॉरास का जो है एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आया है। बढ़ती आबादी के कारण 2036 तक अतिरिक्त ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ मकानों की ज़रूरत होने वाली है। इसका मतलब जो बिल्ड होने वाला है उसकी डिमांड बहुत रहने वाली है। 2025 में रियल एस्टेट की बात करें तो जीडीपी का लगभग 13% हो जाएगा आगे जाते हुए। और रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत में लगभग 3 करोड़ मकानों की जो है कमी अभी भी है। बहुत शुक्रिया शरद, ये शानदार रिसर्च देने के लिए और बताने के लिए कि इस रिसर्च के क्या मायने हैं। अब मैं अश्विंदर को अपने साथ जोड़ रहा हूं ताकि आपके सामने पूरा सेगमेंट रखा जाए और ये पता किया जाए कि 2024 से 2025 की जर्नी कैसी होने जा रही है और 2025 कितना बेहतर होगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच अश्विंदर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। और हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाले साल काफ़ी मंगलमय हो, हेल्दी और वेल्दी आप दोनों बने रहें। अश्विंदर जी, पहले तो मैं इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा कि 2024 के अंदर जो तेज़ी हमने देखी रियल एस्टेट के, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वर्क स्पेस, वड़ावर कोई भी सेगमेंट हो, और अक्रॉस था, मतलब एनसीआर सिटी, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, सारे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर वो काबिल तारीफ थी। जरा ये बताइए कि 2024 के लेसन्स क्या हैं, 2025 के अंदर हम किस तरह की प्रॉपर्टी की ग्रोथ या क्या एक रूपरेखा देखेंगे सर? टिम्पी जी, हैप्पी दिवाली आपको, आपकी टीम को। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन
जो हर होम बायर, हर रियल एस्टेट इन्वेस्टर जानना चाहेगा। 2024 के अंदर जो भी हुआ है, ये 3-4 रीजन हैं, जो बहुत स्पेसिफिक रीजन हैं। एक तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कंट्री के स्ट्रांग रहे हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट होती रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बनता रहता है वहां रियल एस्टेट भी एक्टिव रहती है। तीसरा, अर्बन माइग्रेशन जो है वो काफी कांस्टेंट रही है और 2024 में बढ़ी है। तो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आए हैं लोग, गांव से छोटे शहर में गए हैं, छोटे शहर से टियर 3 से टियर 2 के अंदर गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्टर जो है वो स्ट्रांग रहा है। ओवरऑल द डिमांड इन द सेक्टर हैज बीन स्ट्रांग। सो ये रीजन रहा है 2024 के अंदर के, जैसे आपने बोला, कह सकते हैं कि 12 महीने दिवाली रही है। 2023 भी ऐसा ही था और 2024 भी कुछ कुछ उससे आगे बढ़ गया। 2025 की बात करें तो देखिए, मैं अगर 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 डिवाइड करता हूं रियल एस्टेट को, और सबसे पहले जो सबसे बड़ा हिस्सा है रियल एस्टेट का रेजिडेंशियल लेके आते हैं, जो 85% के करीब टोटल रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। दो चीजें हो रही हैं रेजिडेंशियल के अंदर। एक तो डिमांड जो है वो सस्टेन्ड है, बट जो शिफ्ट है होम बायर का वो प्रीमियम की तरफ चला गया है, लग्जरी की तरफ चला गया है। डिमांड जो 2 बेडरूम के घर की 2022-2023 में थी, वो 2024 में कम हुई है और अभी आने वाले टाइम में और कम होती दिख रही है। तो शिफ्ट जो है वो लाइफस्टाइल की तरफ जा रहा है, 3 बेडरूम की तरफ जा रहा है। उसके पीछे बहुत रीजन है, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम रीजन नहीं है, लाइफस्टाइल का भी एक रीजन है। और एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि जिसके पास अपना एक घर नहीं था, वो अपना एक घर लेने के लिए बहुत क्लियर हो गए हैं। बिकॉज रेजिडेंशियल ने क्या किया है, 2021, 2022, 2023, 2024, ये 4 साल जो हैं, इसके अंदर रेजिडेंशियल ने ना सिर्फ कैपिटल ग्रोथ दी है, बट रेंटल यील्ड बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली जो हाउसिंग डिमांड है और जो नए लॉन्चेस हैं, अभी भी डिमांड ज्यादा है। अब आप कह सकते हैं कि कुछ बहुत पुराने लोकेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, बट हो क्या रहा है कि जो होम बायर है वो पुराने प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना ही नहीं चाहता है। जब वो बोल रहा है कि मैं नया घर खरीदूंगा, तो वो नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाता है, और वहां पर कहीं नए प्रोजेक्ट्स की जो सप्लाई है और ओवरऑल डिमांड है, उसके अंदर डिमांड सप्लाई के ऊपर हावी है। सो इसलिए ये लगता है कि 2024 का जो ट्रेंड है वो 2025 में भी रहेगा। बट मैं मार्केट वाइज अगर आपको बताऊं, जब मैं प्रीमियम शिफ्ट की बात करता हूं, प्रीमियम शिफ्ट हमने देखा है एनसीआर में, एमएमआर में, मुंबई के अंदर वाशी भी हो गया, थाने भी हो गया, बैंगलोर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, पूना के अंदर, चेन्नई के अंदर। अब इन मार्केट्स के अंदर क्या हुआ है, आईटी की डिमांड भी बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है, सर्विसेज भी बढ़ी है, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होता रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि अफोर्डेबल कहां जा रहा है, क्योंकि जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, जो लग्जरी है, लग्जरी की डिमांड की ग्रोथ जो है वो अफोर्डेबल से ज्यादा रही है। हालांकि टोटल लेवल पे अफोर्डेबल अभी भी ज्यादा बिक रहा है, बट अगर अब हम देखें, मुझे ये लग रहा है कि ये दो मार्केट जो है ये अफोर्डेबल के अंदर थोड़ा बेहतर कर रही हैं, जो अहमदाबाद है और नोएडा है। यहां पर अभी भी अफोर्डेबल की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि जो आसपास का माइक्रो मार्केट एरिया है, जो अहमदाबाद के अंदर जो लोग बड़ौदा में हैं, जो सूरत में हैं, जो वहां के आसपास के माइक्रो मार्केट के लोग हैं, वो अहमदाबाद में आ रहे हैं। और इसी तरह नोएडा के अंदर जो यूपी के लोग हैं, जो नोएडा की तरफ आ रहे हैं, वो नोएडा की तरफ आ रहे हैं। और ये दो मार्केट जो है वो एकदम मुझे लगता है कि अफोर्डेबल की तरफ अभी भी रहेंगी। तो ये तो हो गया रेजिडेंशियल का पर्सपेक्टिव। दूसरा, अगर हम आते हैं टॉप सिटीज कौन सी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो जैसे मैंने बोला, टॉप सिटीज हमारी मेट्रोज ही रहेंगी, जिसके अंदर मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई, और उसके बाद पूना और एनसीआर। बिकॉज एनसीआर के अंदर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, मुझे नहीं लगता वो कीमतें जो हैं इतनी सस्टेनेबल रहेंगी। हाउएवर 4-5% का ग्रोथ रेट हमें वहां पर भी दिखेगा। और अफोर्डेबल के अंदर दो शहर जिसके अंदर मुझे लगता है 2025 में एक अच्छा हमें एक्टिविटी दिखेगा, वो है अहमदाबाद और नोएडा। ठीक है, बिल्कुल सर, आपने एक ही आंसर में सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए जो इस समय लोगों के मन में चल रहे थे कि भाई 2024 से 25 का साल कैसे रहेगा, वो बता दिया। सिटीज़ आपने नोटिस करवा दी, सेगमेंट आपने नोटिस करवा दिया,
बस चलते चलते मैं एक क्वेश्चन और मेरा बाकी रह गया, शायद लोगों के मन में ये चल भी रहा होगा। मार्केट में खबर ये चल रही है कि ब्याज दरें शायद थोड़ी घट सकती हैं आने वाले दिनों में। कितना फ़र्क पड़ता है सर इससे रियल एस्टेट मार्केट में? क्योंकि जो परसेंटेज घटेगा वो 0.25% से ज़्यादा नहीं होगा, तो कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि ब्याज दर के 0.25 0.5 घर कम होने से ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो एंड यूज़र है, उसने तो घर खरीदना ही है और ब्याज होम लोन का 20 साल चलता है, 25 साल चलता है। आजकल तो अगर आप सही टाइम पे ले रहे हो, आपको 30 साल के लिए भी मिल जाता है। तो अगर कोई 30 साल का आदमी है, उसको 35 साल के लिए भी मिल सकता है जब तक वो 65 का होगा। सो बहुत स्ट्रक्चरिंग आ गई है। हाउएवर ब्याज दरें सॉफ्ट होंगी। जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन की तरफ जरूर ध्यान रखेगी। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो ब्याज दरें सॉफ्ट होंगी और सॉफ्ट होने से जिस सेगमेंट को सबसे फर्क पड़ता है और जिस सेगमेंट को जरूरत है वो है अफोर्डेबल सेगमेंट। तो वहां पर अफोर्डेबिलिटी के अंदर थोड़ी कमी आती है और वो जो सेगमेंट है जिसको 2000 रुपए ईएमआई से भी फर्क पड़ता है, उसके अंदर एक बेसिकली मेंटली पॉजिटिविटी आती है कि ब्याज दर कम हो रहा है और अब मुझे ले लेना चाहिए। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ज्यादा होता है और ये जो फैक्टर होता है ये अफोर्डेबल सेगमेंट पे डिम्पी जी ज्यादा इंपैक्ट करता है देन प्रीमियम एंड लग्जरी। अगर आप ग्लोबली देखें, अभी बैंक ऑफ कनाडा ने 50 बेसिस पॉइंट से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है। ग्लोबली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं बिकॉज वो बहुत ऊपर तक जा चुके थे। तो अगर इंडिया उसी ट्रेंड को फॉलो करता है, बिकॉज नाउ वी आर अ ग्लोबल विलेज, वी आर ऑल कनेक्टेड, तो मुझे लगता है कि 2025 के अंदर हमें 50 से 75 बेसिस पॉइंट का भी सॉफ्टनेस मिल सकती है बाय दिसंबर 2025, जो डेफिनेटली ओवरऑल सेंटिमेंट को पॉजिटिव जरूर करेगा, बट अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अश्विंदर आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बातचीत करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजमेंट से। उन्होंने लगाया एक फेस्ट, दमदार प्रोजेक्ट्स की दिखी सेल्स और ग्राउंड चेक मैं आपको खुद बताऊंगा। देवेंद्र अग्रवाल होंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद और साथ ही वेंकट राव से भी जुड़ेंगे जो आपको ये बताएंगे कि ये 10% रजिस्ट्री का मामला है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नए नियम बने हैं, इसके मायने क्या हैं, इसको कैसे समझें, ये भी आपके सामने रखेंगे। बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको सिग्नेचर ग्लोबल के फेस्ट पे लिए चलता हूं, जहां पे देवेंद्र अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करके मैं इस फेस्ट की जो खूबसूरती है, इस फेस्ट के अंदर किस किस तरह के लोग आए, क्या किस तरह की प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, उनका क्या व्यू पॉइंट है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे एक धुन देख पा रहे हैं और इतने सारे लोग आ रहे हैं, एक्चुअली कोई मेला नहीं बल्कि सिग्नेचर ग्लोबल का दिवाली फेस्ट है और दिवाली मेला है। और इस पे आज मैं भी पहुंचा हूं और अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ वो चेहरे बात करने जा रहे हैं जो अमूमन थोड़ा टेलीविज़न पे कम आते हैं लेकिन बात अपनी बहुत अच्छे से रखते हैं और इस कंपनी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। को फाउंडर जॉइंट एमडी मेरे साथ देवेंद्र अग्रवाल जी हैं। देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा सर, ये मैं देख पा रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं शायद दिवाली के मेले में भी इतनी कहीं भीड़ होती होगी जो आज सिग्नेचर ग्लोबल के इस फेस्ट में है, तो जरा इस फेस्ट के बारे में पूरा बताइए सर। देखिए, जो ये एक्सपो कंपनी ने लगाया है 25, 26, 27 3 दिन के लिए एक्सपो लगा है और इस एक्सपो में लोगों का अभी तक का जो फीडबैक आ रहा है, बड़ा बिल्कुल दुरुस्त फीडबैक ये आ रहा है कि इससे पहले ऐसा एक्सपो हमने गुड़गांव में नहीं देखा। आप देखिए, इसमें एक्सपो में जो भी कंपनी ने जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे इसके अंदर डाले हैं और मैक्सिमम जितना भी बेनिफिट कस्टमर को जा सकता है वो बहुत सारी प्राइज स्कीम्स गिफ्ट वगैरह इसके अंदर डाले हैं कंपनी ने। 20 लाख रुपए से लेके कोई 5 करोड़ तक की भी प्रॉपर्टी बुक कराता है, सबके लिए एक विनर जो चल रहा है 50,000 रुपये से लेके 1.5 लाख का तक का अमाउंट का गिफ्ट, वो सबके लिए, एवरी कस्टमर सबके लिए, वो सबका निकलेगा ही निकलेगा। इसके अलावा एक कार भी डेली
25 को भी दी, 26 को भी दी, सॉरी आज 27 है, आज भी एक कार जाने वाली है। मैंने ये सुना है कि वो दोनों लेडीज को मिली है कार। बिल्कुल बिल्कुल, परसों कल एक जो मिली वो सिया पावा करके थी, और परसों डिम्पल शर्मा करके जो कस्टमर थी उनको मिली थी। आज एक तीसरी दी जाएगी, जो भी कस्टमर होगा, जो भी लक्की कस्टमर होगा विनर, तो उसमें 3 कार, एक विनर को डेली लक्की ड्रा में 61 लाख रुपए की कार वो अलग से दी जा रही है। आप देखेंगे जैसे ही आप एंट्री करेंगे एक्सपो के अंदर, आपको शुरू से इसमें गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आने लगेगी। ऐसा एक्सपो मतलब जैसे गिफ्ट की बरसात करी है कंपनी ने, तो इसका जो फीडबैक आ रहा बड़ा अच्छा आ रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा आज इसका लास्ट डे, अभी अगर ये जो आपका जो चल रहा है प्रोग्राम, अगर इसमें इसका बेनिफिट सबको उठाना चाहिए, इसमें ज़रूर अपनी यूनिट बुक करानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं आती है। रूटीन बेस में काम चलता है, व्यापार होता है, वो ठीक है, लेकिन इस प्रकार की स्कीम वगैरह जो होती है किसी टाइम पे कंपनी जो एक्सपो लगाती है उसके अंदर देती है, तो कस्टमर्स को बहुत सारे इसके अंदर बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर देखिए सारे के सारे कमर्शियल डाले हैं कंपनी ने, रेजिडेंशियल डाले हैं, जितनी भी टाउनशिप है सारे की सारी इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट इसके अंदर डाले हैं। बहुत सारे आप देखिए इतनी भीड़ यहाँ आ रही है, इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, पिछले 3 दिन से यहाँ रस है, बहुत ज़्यादा रस हो रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि हर आदमी चाह रहा मैं आज इस अवसर का लाभ जरूर उठाऊं, और उसे उठाना भी चाहिए। अच्छा देवेंद्र जी, एक चीज आप जैसे कह रहे थे कि इस पूरे एक्सपो के अंदर रेसिडेंशियल कमर्शियल सब कुछ है, रिस्पांस किसको ज्यादा अच्छा आ रहा है? आपके पास तो डाटा आ ही रहा होगा, कमर्शियल को कि रेसिडेंशियल को? देखिए रेजिडेंशियल में ज़्यादा स्कोप आ रहा है, हर आदमी, क्योंकि आज ज़रूरत के हिसाब से तो घर एक नीड होता है सबकी, वो ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोगों को आज ये होता है गुड़गांव में मैं अपना एक घर बना लूँ। एक तो मिड सेगमेंट जो है आज कंपनी के पास पूरे गुड़गांव में आप देखेंगे ना, मिड सेगमेंट के लिए सिग्नेचर के पास पिछले 3 से 4 साल में कोई 17 से 18 हजार फ्लोर कंपनी ने बेचा है। आज हमारी एक टाउनशिप चल रही है विस्ता, सोना में विस्ता, जो टोल के पास बिल्कुल टोल के ऊपर है, उसके अंदर ही 125 एकड़ की जो टाउनशिप चल रही है विस्ता, इसमें भी बहुत सारा कस्टमर आ रहा है, क्योंकि मिड सेगमेंट का माल आज जो सिग्नेचर के पास है, इस टाइम मार्केट में ये सेगमेंट ना के बराबर किसी के पास होगा, ये सिग्नेचर के पास है। तो इसका ज़रूरत है लोगों को, आज 2 करोड़ 1.5 करोड़ इस प्राइस की उसकी ज़रूरत है लोगों को घर की, तो ये सिग्नेचर के पास अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू। तो इस फेस्ट से निकलने के बाद मैं आपको एक और अहम खबर से रूबरू कराना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान वेंकट राव, जाने माने वकील हैं और रेरा के भी, और कई मामलों में हाउसिंग के भी बहुत ही समझदार वकीलों में से एक हैं। तो उनसे हम जरा समझते हैं कि 10% रजिस्ट्री का क्या माजरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वेंकट सर, आपने हमको समय निकाला और ये बता रहे हैं आप कि ये 10% रजिस्ट्री वाला मामला, ये कैसे इसको समझे। सर इसी से मैं शुरू कर रहा हूँ, क्या 10% दे के रजिस्ट्री करा लें, यही खबर है या फिर इसके कुछ और मायने हैं? जरा आप इसको विस्तार से बताइए। ये 10% रजिस्ट्री, एग्रीमेंट टू रजिस्ट्री, इसका क्या मतलब है? थैंक यू डिम्पी जी। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि 10% दो और रजिस्ट्री करा लो। ये था कि एक बायर्स को प्रोटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म लिया गया है। सेक्शन 13 जो है रेरा का 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके तहत जो भी कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट बेचता है और एक पहले आप देखिए एग्रीमेंट टू सेल एंटर करता है, अलॉटमेंट के बाद वो एक एग्रीमेंट टू सेल बायर्स के साथ करता है जब अपना वो डेवलप कर रहा होता है। और एग्रीमेंट टू सेल के बाद वो जब ओसी आ चुकी होती है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, वो कन्वेंस डीड कराता है जो कि आपके सेल मॉडल में है। और क्योंकि ग्रेटर नोएडा जो है वो लैंड लीज पे दे देती है डेवलपर्स को, और डेवलपर जो सब्सिक्वेंटली जो अलॉटीज को बेचता है वो एक सबलीज के जरिए बेचता है। तो होता क्या था कि जब सबलीज होनी होती थी, जो सबलीज डीड है, जो फाइनली जो एक तरीके से कन्वेंस मान के चलिएगा, जो अलॉटीज के नाम पे होती थी, वो उस समय ट्राइपैट्राइट एग्रीमेंट एंटर हुआ करता था, जिसमें बिल्डर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद बिल्डर अपना नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक ट्राइपैट्राइट सबलीज डीड अलॉटी के फेवर में किया करता था। और बीच में जो गैप है, क्योंकि आप जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है, क्योंकि वो अलॉटमेंट के बाद जो बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, लॉन्च करने के बाद अलॉटीज को अलॉट करता है और पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है, और जब तक कंस्ट्रक्शन होके कंप्लीशन लेने में 2-3 साल लग जाते हैं। इस समय एक एग्रीमेंट टू लीज की प्रक्रिया चालू करनी थी, क्योंकि सेक्शन 13 मैंडेट कर रहा था इस चीज को
इससे पहले जो हो रहा था कि कई तरीके के बिल्डर्स ने कई विभिन्न तरीके के अडॉप्ट किए हुए थे, एक अलॉटमेंट लेटर इशू कर देते थे जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस में होता था, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वगैरह अट्रैक्ट नहीं होता था, वो एक सिर्फ अलॉटी और बिल्डर के बीच में रहता था। और कई बार ऐसे देखने को मिला है कि 4-4 यूनिट मतलब जो है एक बार ही 4 लोगों को बेचा गया है, और कई तरीके के इश्यूज रही हैं। तो एक इस लूप होल को प्लग करने के लिए जो रेरा में आया है, उसको अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट टू लीज जो है, वो जैसे ही आप बुक करते हैं और आपने 10% अपने जो कंसिडरेशन का, यानी कि जो वैल्यू होगा जो प्रॉपर्टी का, अगर आपने भुगतान किया हो, अगर बिल्डर को दे रहे हो, उसके ऊपर देने से पहले आपको एक एग्रीमेंट टू लीज रजिस्टर कराना पड़ेगा सब रजिस्ट्रार के सामने, जिसमें ट्राइपार्टाइट होगा। वो नोएडा अथॉरिटी भी रहेगी उसमें, बिल्डर भी रहेगा और अलॉटी भी रहेगा। वेंकट सर, एक चीज मेरे को और समझनी है आपसे, जैसे आप ये सारी चीज बता रहे हैं कि यस 10% से नया नियम लागू हो रहा है, अब इसको पक्के तौर पर कागजी कार्रवाई हो जाएगी, तो एक पक्का डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आ जाएगा जो कि 10% ऑफ द मनी देने के बाद हमको मिल जाएगा। क्या सारे बेनिफिट हम ले सकते हैं, जैसे कि होम लोन से जुड़ा हुआ मैटर है, प्रॉपर्टी का सेल परचेज है, कहीं मेरे को प्लेज करना है, या कुछ और है, या किसी को मैं गिफ्ट करना चाहता हूं, क्या इसी सिंगल डॉक्यूमेंट से वो सारे काम किए जा सकते हैं? जरा इसकी भी आइडिया दीजिए हमको। नहीं, देखिए, दोनों बातों में फर्क समझिएगा। ये आपके बिल्डर ने अलॉटमेंट से लेकर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आके जब तक आपके नाम पे कन्वेंस यानी कि रजिस्ट्री नहीं करता, लीज डीड, सब लीज डीड एंटर नहीं करता, यानी कि कन्वेंस डीड एंटर नहीं करता, तब तक आपके एग्रीमेंट टू सेल का काम आता है। ये एग्रीमेंट टू सेल की प्रक्रिया पहले भी रही है। ये कोई टाइटल आपको या कोई उस तरीके के इंटरेस्ट, जो टाइटल वाले इंटरेस्ट है, वो नहीं क्रिएट करता। हाँ, ये इतने राइट्स आपके सिक्योर हो जाते हैं कि आपके एक बीच में एग्रीमेंट है, बिल्डर और अलॉटी के बीच में एक सर्टेन यूनिट है जिसके लिए ये एग्रीमेंट है, और इसमें अगर अलॉटी अपने ऑब्लिगेशंस पूरा करता है पेमेंट करने की, और उसी तरीके के प्रमोटर के भी, यानी कि डेवलपर के भी एक सर्टेन ऑब्लिगेशंस होंगी जो इस टाइम पीरियड में इस स्पेसिफिकेशन के और से उसने कंप्लीट करके, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के, यानी कि वो यूनिट कंप्लीट होने के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके वो आपको टाइटल ट्रांसफर करता है। पहले ये प्रक्रिया में एक लंबी गैप थी, कोई मतलब इन द सेंस कि कोई आप मान के चलिए कोई राइट्स, इस तरीके के जो डिफाइंड राइट्स है एग्रीमेंट टू सेल होने पर भी कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी। आज क्योंकि सब रजिस्ट्रार में ऑफिस में रजिस्टर्ड है, तो कोई आपका एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और ट्राइपार्टाइट होने की वजह से नोएडा अथॉरिटी के नॉलेज में ही है, तो अगर वो यूनिट में कोई उधर इधर नहीं हो सकता, कंप्लीट राइट्स जो है बिल्डर बायर के सिक्योर हो जाते हैं। वेंकट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय आपने निकाला और ये पूरे कॉम्प्लेक्स मैटर को बहुत अच्छे से लीगली आपने हमारे लिए क्लियर किया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो अश्विंदर से हमने जाना कि 2025 का साल कैसे रहने जाएगा, सिग्नेचर ग्लोबल का फेस्ट आपको दिखाया, साथ ही वेंकट राव ने आपको ये बताया कि 10% का मतलब क्या है इसके अंदर, और शरद ने आपको बता दिया कि रिसर्च क्या कहती है 2025 की। उम्मीद करते हैं शो काफ़ी आपको पसंद आ रहा होगा। हैप्पी दिवाली। अगले कुछ और एपिसोड हम इसी तरह से बेहतरीन रिसर्च, बेहतरीन ग्राउंड चेक के साथ आपके लिए लेके आते रहेंगे। नमस्कार।